मैंने लिखा म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखो म्यू फोर साइन ई, म्यू फोर साइन ई। और तुम ध्यान से देखो तो इतना तामझाम करने के बाद यही तो हमको मिला है। ये अगर 15 है तो ये 30 होना चाहिए। तो हमको एक बात पता चल गई कि एंगल आई जो है वो 45 डिग्री है और आर जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है बच्चों, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो बच्चों कांस्टेंट होता है। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था और हमने किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखा था। तो एक बार मैं आपको जल्दी से बता दूं कि हमने देखा क्या था कि मान लो बच्चों ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो जब भी कोई लाइट रे वैक्यूम से, ऊपर में क्या है बच्चों, ऊपर में वैक्यूम है या फिर अगर एयर भी हो तो हम काम चला लेंगे। ठीक है, वैक्यूम और एयर दोनों में लाइट की स्पीड लगभग सेम होती है। ठीक है ना। तो ये जब किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड को हम c कहते हैं, लाइट के वेवलेंथ को हम लैम्डा नॉट कहते हैं और फ्रीक्वेंसी को अगर हम न्यू बोल दें तो मीडियम में एंटर करने के बाद लाइट की स्पीड बदल जाएगी, इसका वेवलेंथ बदल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें लाइट की जो स्पीड होगी ना वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड से म्यू टाइम्स कम हो जाएगी, या इसमें जो लाइट का वेवलेंथ होगा वो वैक्यूम में लाइट के वेवलेंथ से म्यू टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम चाहे तो म्यू को डिफाइन भी कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये सारी बातें हमने देखी थी और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। याद है हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो बच्चों कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है और आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये मुड़ा है, नॉर्मल की तरफ मुड़ा है, इसका मतलब हुआ कि ये रेयरर मीडियम होगा और ये डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन में पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। मतलब बच्चों ये वही है जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं। यहाँ पर भी ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे इधर से आए और इधर आ जाए, चाहे अंदर चला जाए, नहीं बच्चों, अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल बोर्ड के प्लेन में है तो रिफ्रैक्टेड रे को भी बोर्ड के प्लेन में ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक चीज ये देखा था। इस केस में ऑब्वियसली एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई नहीं होगा। क्लियर है, साफ साफ आपको दिख रहा है। तो फिर क्या होगा वो समझना बच्चों। ये लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बच्चों, अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका मतलब हुआ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो बच्चों कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है किसी भी पेयर ऑफ मीडिया के लिए। ठीक है, अब सवाल है भाई कांस्टेंट होता है तो कितना होता है? तो बच्चों क्या है कि अगर हम इसको लिख दें साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, ये कांस्टेंट कितना होता है? तो यार देखो, रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? 1 से 2 में जा रहा है, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए कौन है? तो जाहिर सी बात है वो मीडियम है जिसमें वो जा रहा है। अरे भाई तुम भी अपने लाइफ में कहीं भी जाते हो, जैसे अगर घर से स्कूल जा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि अभी पूरी दुनिया में स्कूल तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, इसीलिए तुम वहाँ जा रहे हो। फिर स्कूल से जब घर आओगे, इसका मतलब अभी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह आपका घर है। तो सिमिलरली ये अगर म्यू वन से म्यू टू में जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो सेकेंड मीडियम है इसके लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू ऑफ टू, मतलब जिसमें जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है बच्चों, अगर ये 2 से 1 में जा रहा होता है तो हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। ठीक है, और आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 को हम लिख सकते हैं म्यू 2 बाई म्यू 1। सही है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा म्यू 1 साइन आई
इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं बच्चों? स्नेल्स लॉ कहते हैं इसको। क्लियर है? म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, इसको क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ। मतलब सेकेंड लॉ को हम लोग एक्चुअली स्नेल्स लॉ कहते हैं। अच्छा, इसको हम लिखेंगे कैसे? तो देखो बहुत आसान है। म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, मतलब जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं उसी मीडियम का आप एंगल भी लेंगे। क्लियर है? तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, स्नेल्स लॉ है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, तो एक क्वेश्चन करते हैं जेईई मेन 22 का। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो खुद से पहले। हो गया? देखते हैं। कहता है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ गिवन मीडियम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अच्छा जी, तो मतलब हुआ है कि पहले लाइट जो था वो कहाँ था? एयर में था। ये जो है बच्चों एयर है, और आपको पता ना एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेंगे, है ना बच्चों? ठीक है, तो ये 45 डिग्री पे इंसिडेंट होता है, तो जाहिर सी बात है मुड़ेगा ये। चलिए, कह रहा है हाँ, आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रे इज डेविएटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ओ माई गॉड, इसका मतलब वो सीधा जाता तो बच्चों ऐसा जाता, लेकिन वो तो इधर जाने लगा। तो वो कितना डेविएट हुआ है? तो वो 15 डिग्री डेविएट हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा बच्चों वो 30 डिग्री होगा। अरे यार, कहने का मतलब ये हुआ कि ये और ये, ठीक है, यानी ये एंगल 45, तो ये भी पूरा 45 होना चाहिए। तो बच्चों ये अगर 15 है तो ये 30 होना चाहिए। तो हमको एक बात पता चल गई कि एंगल आई जो है वो 45 डिग्री है और आर जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो हमसे क्या पूछ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो मान लो इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो हम जानते हैं बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के हिसाब से हम क्या लिखेंगे? तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो बच्चों म्यू वन का मतलब हुआ इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 है, तो हम लिखेंगे 1 साइन 45 डिग्री। याद है बच्चों, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं उसी मीडियम का आप एंगल भी लेंगे। तो 1 साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू म्यू म्यू, और साइन हम ये वाला एंगल लेंगे ना। अरे ये 15 डिग्री तो एंगल ऑफ डेविएशन है, हमको तो म्यू टू साइन आर लिखना है, तो हम लिखेंगे म्यू साइन कितना बच्चों? 30 डिग्री। अब आप बताइए, ये 1/√2 हो जाएगा, और ये होता है 1 बाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये ऊपर चला गया। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √2। इससे ये कटेगा तो कितनी बार में जाएगा? √2 टाइम्स में, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी, जेईई मेन 2022। क्लियर है? चलिए, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब सिंगल वेवलेंथ है इसमें, वेव विथ वेवलेंथ λ1 एंड फ्रीक्वेंसी λ2 इन एयर। अच्छा जी, तो जब ये एयर में था बच्चों, पहले तो वीडियो पॉज करके कर लेना ना तुम खुद से, जिद देखो यार जरूरी है प्लीज़। ठीक है, एक बार कम से कम क्वेश्चन पढ़ो, फोटो बनाओ, जो मर्जी करो, लेकिन समय बिताओ। हर क्वेश्चन के साथ मेरे सॉल्व करने से पहले आपका भी समय बिताना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हमेशा ये शिकायत आपको रह जाएगी कि सर आप बताते तो सब समझ में आ जाता है, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, लेकिन हम करते तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी नहीं होता है। तो यही रीज़न है कि आप पूरी तरीके से सामने वाले पर डिपेंडेंट हैं, खुद के पैरों से तो चलना नहीं है, हैं? चलिए ठीक है, तो ट्राई करा आपने। एयर में जब वो था ना बच्चों, तो कहने का मतलब है कि इसका जो वेवलेंथ था वो λ1 था, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो ν1 थी। ठीक है, और जाहिर सी बात है वो किसी मीडियम में एंटर करता है ना बच्चों? अच्छा, एक बार और पढ़ लो क्या दिया हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 30 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है, और इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्लियर है? और इसमें जाने के बाद इसका जो वेवलेंथ हो जाता है वो λ2 हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी λ2 हो जाती है, सॉरी ν2 हो जाती है। तो आपको बताना है कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में क्या। एक बात है बच्चों यार, ν2 और ν1 बराबर होगा ये तो पता है, तो इसका मतलब हुआ ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि और ये वाला भी गलत हो गया, तो इसी में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि इसमें ν1 ν2 बराबर है।
तो 50-50 तक तो हम आ गए ना। अगर एक जानकारी हमको पहले से हो कि फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं होता है तो कम से कम 2 ऑप्शंस तो हमने छांट लिए। अब पता करना है कि लैम्डा बनाने की जरूरत ही नहीं है बच्चों यार, काहे के लिए सॉल्व करोगे? अरे इसमें जाते ही लैम्डा कम होने वाला है, तो कम किस में हो रहा है? इसी में हो रहा है। इसमें तो लैम्डा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा। नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन कर लेते हैं ना यार, हमारे पास तो समय है, करते हैं। तो कैसे निकाला जाए? तो उसके लिए हमको पता करना पड़ेगा कि इसके म्यू की वैल्यू कितनी है ना बच्चों? क्योंकि आप जानते हैं ना लैम्डा 2 जो होगा वो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय म्यू होगा। और म्यू कैसे निकलेगा? तो स्नेल्स लॉ से निकलेगा, क्योंकि आई और आर दिया हुआ है ना बच्चों? तो हम लोग क्या बोलेंगे? बाय स्नेल्स लॉ इसके म्यू की वैल्यू कितनी है? तो 1 है। अरे बोलना यार, स्नेल्स लॉ लगाने के लिए दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, आई और आर पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 sin 45 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू और साइन कितना बच्चों? 30 डिग्री। इज इट क्लियर? 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, म्यू और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। यानी म्यू यहाँ से आपको मिला कितना? तो 2 डिवाइडेड बाई √2 का मतलब हुआ √2। यार ये तो पिछला ही क्वेश्चन था भाई, ये तो पिछला ही क्वेश्चन था, ये तो यही था 45 और 30 वाला। अब देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है बिना मतलब का। ठीक है, तो √2 आ गया। और अब हम क्या करें? लैम्डा 2 चाहिए, तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई √2 तो हो गया, यही वाला ऑप्शन सही होगा। सही है ना बच्चों? तो ये तो बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ही हम बता रहे थे। ठीक है, मतलब स्मार्ट भी होना है भाई। 300 में 300 अगर आपको लाना है तो इतना स्मार्ट होना चाहिए। कौन इसको सॉल्व करने जाएगा? साफ साफ हमको दिख रहा है। ठीक है, कह रहे कंसीडर, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। हो गया, चलो ठीक है। कंसीडर अ लाइट ट्रेवलिंग, अब देखिए यार मैं अब देख नहीं रहा हूँ तो बेईमानी मत करना यार, ठीक है। चलो, कंसीडर अ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2n। अच्छा जी, तो शुरू में कहाँ था जल्दी बताओ बच्चों? शुरू में एयर में था और वो कहीं इधर जा रहा है और इसके म्यू की वैल्यू तो √2n है। इज इट क्लियर? बोलता है द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस द रिफ्रैक्टिंग एंगल। अच्छा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कितना? ओ माय गॉड, इसका मतलब ये अगर बच्चों थीटा है ना तो ये θ/2 है। आप समझ रहे हैं? θ/2 है, क्योंकि इससे ये डबल है। या यूँ कहें कि अगर ये थीटा होता तो ये 2θ होता है, लेकिन चूंकि हमको यही निकालना है तो हम इसी को थीटा मान लेते हैं, तो ये θ/2 हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी कितना, मतलब थीटा की ही वैल्यू आपको एक्चुअली बतानी है, थीटा की वैल्यू बतानी है। अच्छा, तो क्या करें? स्नेल्स लॉ लगाओ। तो बच्चों यहाँ म्यू की वैल्यू 1 होती है क्योंकि एयर है, और स्नेल्स लॉ कहता है μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, है ना बच्चों? बोलना यार। तो 1 sin थीटा इज इक्वल्स टू √2n और sin θ/2। ठीक है, हमको थीटा की वैल्यू बतानी है, क्या करें हम? तो बच्चों देखो यार, यहाँ थीटा और यहाँ θ/2 है, तो हमको एक चीज़ याद आना चाहिए, ये हमने सब मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा है कि sin 2θ जो होता है ना वो होता है 2 sin θ इंटू cos θ। ये बहुत बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है जो कि फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है। याद है रेंज वाले फार्मूले में u² sin 2θ/g। तो अगर ये sin θ हो जाए, मतलब यहाँ 2θ था तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा था। अगर यहाँ थीटा हो जाए रे भाई तो यहाँ θ/2 हो जाएगा और यहाँ भी θ/2 हो जाएगा। तो दिस विल बी sin θ/2 इंटू cos θ/2। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे लिख दिया 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 इज इक्वल टू √2n और sin θ/2। ठीक है बच्चों, और इससे ये कैंसिल होगा। अब सवाल है कि ये कहाँ से आपके दिमाग में है? रे भाई, तो मुझको साफ साफ दिख रहा है कि इसका आधा एंगल ये है ना, मतलब इससे ये डबल है। तब इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए यार कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सके। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा? कट गया। तो अब बताइए क्या मिल रहा है फिर आपको? तो 2 को आप नीचे लेके चले जाएं, तो 2 को बच्चों नीचे लेके जाओगे तो बताओ क्या मिलेगा? cos θ/2 इज इक्वल टू √2n डिवाइडेड बाई 2। सही है। अच्छा, अब क्या है ना बच्चों कि इसको अगर हम थोड़ा और ठीक से लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n डिवाइडेड बाई 4। मतलब अगर हम इसके ऊपर भी रूट चढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसको 4 बनाएंगे ना, अरे तब ना अल्टीमेटली ये फिर से 2 बन जाएगा और मिला जुला के ये नीचे में ऐसा 2 आ जाएगा। ठीक है,
अब ना हमको बताना है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, तो कॉस को उधर भेजिए। और आप ये बात जानते हैं कि कॉस उधर जाएगा तो बनेगा कॉस इनवर्स, ये बात आप जानते हैं। साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स, कॉस उधर गया कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा √n/2, और 2 को भी आप ऊपर भेज दीजिए, तो थीटा विल बिकम 2 cos इनवर्स √n/2 इज दी आंसर। ओके बच्चों, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर आई थिंक एकदम साफ साफ दिख रहा है कि डी ऑप्शन सही है। बताना जरूर यार कितने लोगों का ये सही था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है कि एज अ सिलिंड्रिकल बीम एंटर्स इन अ मीडियम इट विल डाइवर्ज कन्वर्ज, क्या होता है? देखो बच्चों, क्या है कि अगर कोई बीम एंटर करता है ना, कोई बीम एंटर करता है, ऐसा मान लो बीम ने एंटर किया, पैरेलल बीम है, अरे बोलना यार, तो जितना ये घूमता है उतना ही ये भी घूमेगा, मतलब पैरेलल बीम पैरेलल ही रहेगा, ये ना ही डाइवर्ज होता है ना ही कन्वर्ज होता है। आप समझ रहे हैं? अगर प्लेन, अच्छा ये चीज़ नहीं बताया कि सरफेस कैसा है, अगर सरफेस प्लेन ना होके कहीं कर्व्ड होता ना तब तो डाइवर्ज कन्वर्ज होता है, लेकिन मतलब बोला जाएगा क्वेश्चन फिर इनकम्प्लीट है ना। अदरवाइज अगर प्लेन सरफेस है तो ना डाइवर्ज होगा ना कन्वर्ज होगा, वो बस मुड़ता है। ठीक है, सारे जितने सारे रेज होंगे सब सेम अमाउंट में मुड़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर होना चाहिए कि सिलिंड्रिकल बन आया था ना, तो सिलिंड्रिकल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो बच्चों क्या है कि यहाँ पर ढेर सारे मीडिया हैं, मतलब μ1 μ2 μ3 μ4 सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब एक रे ऑफ लाइट आता है, तो आप जानते हैं नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और आई एंगल पर वो आके मान लो टकराता है। ठीक है, तो अब क्या है ना कि थोड़ा सा ये मुझको डेंसर दिख रहा है, इसका मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। ये थोड़ा रेयरर दिख रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा। ये थोड़ा और रेयरर दिख रहा है तो नॉर्मल से और दूर भागेगा, और इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब फाइनली यहाँ से वो बाहर निकल गया। ठीक है बच्चों, अब यही मीडियम पूरा होगा, मतलब यही μ4 जो होगा वो पूरा होगा। ठीक है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमरजेंस, तो हमको पता करना है दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो यार एक काम करते हैं ना, हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब इस एंगल को हम लोग कुछ अल्फा कह देते हैं। अरे बच्चों, तो ये भी तो अल्फा होगा। अरे देखो ना, ऐसा जेड टाइप का बन रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, सही है। अच्छा, ये एंगल अगर बीटा होगा बच्चों, तो ये वाला एंगल भी तो बीटा होगा, होगा। चलो यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओ, तो क्या लिखोगे? μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin अल्फा, है ना बच्चों? देखो यहाँ मैं लगा रहा हूँ, तो μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया आपका μ2 sin अल्फा। अब बच्चों यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, तो क्या लिखोगे? μ2 sin अल्फा इज इक्वल्स टू, मतलब μ2 sin अल्फा इज इक्वल्स टू μ3 sin बीटा, तो मैंने लिखा μ3 sin बीटा। अब चलो यहाँ लगाओ, तो क्या लिखोगे? μ3 sin बीटा, बोलो बच्चों, अरे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल लेना होता है, तो μ3 sin बीटा इज इक्वल टू μ4 sin e। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, ये μ1 sin i किसके बराबर है? ये है μ2 sin अल्फा के, और μ2 sin अल्फा किसके बराबर है? वो है μ3 sin बीटा के। इसका मतलब हुआ कि μ1 sin i बराबर हो गया μ3 sin बीटा के। अरे बोलना यार, मतलब ये हाथी के बराबर है और हाथी इसके बराबर, यानी ये इसके बराबर हो गया। यानी हम इन दोनों से ये लिख सकते हैं कि μ1 sin i इक्वल होगा μ3 sin बीटा के। इज इट क्लियर? अच्छा देखो, ये तामझाम बिना मतलब का है, हम एक ऐसा रिजल्ट निकालेंगे ना जो बहुत सिंपल सा होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल समझना कि क्या कह रहा हूं मैं। अब एक बात बताओ यार, μ1 sin i किसके बराबर है? तो μ3 sin बीटा के, और μ3 sin बीटा किसके बराबर है? तो μ4 sin e के, मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। तो मतलब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि μ1 sin i इज इक्वल्स टू, अरे बोलो भाई, μ1 sin i इसके बराबर है ना, और ये μ3 sin बीटा जो है वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है।
तो ये हो जाएगा म्यू 4 साइन ई के, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 4 साइन ई के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली हमको ये सब ताम झाम करना ही नहीं था यार। अगर मीडिया के जो इंटरफेस हैं वो सब पैरेलल हैं, तो हम किसी भी दो पॉइंट पे डायरेक्टली स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। हम चाहें तो डायरेक्टली इस पॉइंट और इस पॉइंट पे लगा सकते हैं बच्चों। कैसे? तो बताओ क्या है? म्यू 1 साइन आई, अरे बोलना यार, म्यू 1 साइन आई, तो मैंने लिखा म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखो म्यू 4 साइन ई, म्यू 4 साइन ई। और तुम ध्यान से देखो तो इतना ताम झाम करने के बाद यही तो हमको मिला है। अरे बोलो ना यार, मतलब आप चाहे ना तो डायरेक्ट इस मीडियम और इस मीडियम के बीच में स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। बीच में लाखों मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ सब एक दूसरे का पैरेलल होने चाहिए। सही है? तो समझ गए आप मेरे ख्याल से। मतलब आप चाहते तो डायरेक्ट इसके और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। मतलब आप लिख सकते थे म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख सकते हो म्यू 3 साइन बेटा, डायरेक्ट लिख सकते हो। आप समझ रहे हैं बच्चों? क्लियर? तो याद रखिएगा ये बात। बात क्या है बताइए कि इफ सरफेसेस आर पैरेलल देन स्नेल्स लॉ कैन बी अप्लाइड एट एनी 2 पॉइंट ऑन एनी इंटरफेस। हम किसी भी 2 पॉइंट पे चाहें तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। ठीक है? अब मान लो बच्चों कि सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला मीडियम सेम हो जाए, तो क्या होगा बताओ? रे आया, डेंसर है तो थोड़ा नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, रेयरर है तो नॉर्मल से दूर जाएगा और दूर जाएगा, और वो ई हो गया। अब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे म्यू साइन आई, म्यू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन ई लिखेंगे। और देखिए म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन हालांकि कैंसिल तो नहीं करते हैं, लेकिन कंपेयर करें तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि आई इज इक्वल्स टू ई, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होगा का मतलब समझ रहे हो? ये और ये एक दूसरे के पैरेलल होगा। अरे भले मतलब सीधा जा रहा था, थोड़ा इधर उधर चला गया, लेकिन निकलते समय पैरेलल हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों, अगर सबसे अपर मीडियम और लोअर मीडियम सेम हो जाए, ठीक है, जैसे मतलब ऐसा सिचुएशन ले लेते हैं कि अगर एक ही ग्लास स्लैब है मान लो, तो ऊपर भी एयर है और नीचे भी क्या है? एयर है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगा ना बच्चों, तो थोड़ा इधर मुड़ेगा थोड़ा इधर मुड़ेगा, और पता चलेगा ये और ये पैरेलल हो गया। ठीक है? ये और ये जो है ये पैरेलल हो गया। तो ये बात याद रखना। ठीक है बच्चों? तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि इफ अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट मीडिया आर सेम देन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है? चलिए, अब ये आईआईटी का एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है, वीडियो पॉज करके कर लो खुद से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है? कर लिया। इन फिगर शोन इफ द इमर्जेंट रे होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं है, इमर्जेंट रे सी डी, अच्छा ये इमर्जेंट रे सी डी है, इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे ए बी। अच्छा ये और ये पैरेलल है, तो कह रहा है कि मतलब क्या होना चाहिए? अरे भाई तो ये और ये पैरेलल, इसका मतलब ये मीडियम और ये मीडियम सेम होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि म्यू 1 शुड बी इक्वल टू म्यू 4 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या चाहिए यार, मतलब आईआईटी जान दे क्या अपनी? ठीक है, चलो चलो ट्राई करो बच्चों जल्दी से। ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कर लिया? चलो देखते हैं। कह रहा है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास, मतलब ये ग्लास है, ये वाटर है, और फाइनली क्या है? एयर ही होगा। हाँ इधर एयर ही होगा, कुछ नहीं दिया तो एयर ही मान के चलेंगे, है ना बच्चों? कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू जी। आपको म्यू जी की वैल्यू बतानी है, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है ना बच्चों? ऐसा बताना है। ठीक है, और देखो यहाँ क्या हुआ है ना कि थोड़ा सा इधर घुमा है और ये तो पैरेलल हो गया, इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे सीधा 90 डिग्री है बच्चों। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमको पता नहीं है, क्या किया जाए? तो हम एक बार यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लगा लेंगे। अरे यार ये काम नहीं करना है, मैंने क्या बोला था? हम चाहे तो किसी भी 2 पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो भाड़ में गया बीच का मीडियम वाटर,
हम डायरेक्ट यहाँ और यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ बच्चों, म्यू जी साइन आई, हम लिखेंगे म्यू जी साइन आई इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, एयर का कितना होता है बताओ, एयर का म्यू 1 होता है ना, तो 1 साइन 90 डिग्री, अरे अरे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल लोगे ना, तो 1 साइन 90 डिग्री लिखोगे, 1 साइन 90 डिग्री, एंड यू नो वेरी वेल कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आप बताइए कि म्यू जी साइन आई इज इक्वल टू अगर 1 हो गया तो म्यू जी इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1 अपन साइन आई हो जाएगा, है ना बच्चों। आप इसको नीचे लेके चले जाएं तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो कितना सिंपल सवाल था, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो इन सब क्वेश्चंस में दम थोड़े ना होता है यार, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज करने वाले तो फिर यहाँ लगाएंगे फिर वहाँ लगाएंगे और अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए चलिए वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए जल्दी जल्दी बच्चों, कर लिया यार। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि तुमको बिलीव नहीं होगा, मतलब देखते ही इसका आंसर आने वाला है, सॉल्व करना ही नहीं है इसको। कैसे समझाता हूँ, हमसे ये पूछ रहा है, आप पढ़े होंगे क्वेश्चन आई थिंक, तो बोल रहा होगा कि जो इमरजेंट रेज हैं उनके बीच का एंगल कितना होगा। रे भाई तो ये थोड़ा इधर की तरफ और थोड़ा इधर की तरफ, मतलब ये हुआ बच्चों कि ये वाला रे और ये वाला रे पैरेलल होगा, सिमिलरली थोड़ा इधर घूमेगा और फिर थोड़ा इधर घूमेगा, मतलब ये रे और ये रे पैरेलल। तो कहने का मतलब है कि जब तुम इनको पीछे की तरफ बढ़ाओगे ऐसे करके, पीछे की तरफ बढ़ाओगे, पीछे की तरफ बढ़ाओगे, तो ये रे और ये रे पैरेलल है, तो ये और ये भी तो पैरेलल है। अरे बोलना यार, तो अगर इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है, तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है तो इन दोनों के बीच का एंगल भी अल्फा हो गया। बोलो बच्चों, देखो ऐसे एक रे ऐसे एक रे ऐसे, ठीक है, फिर एक रे ऐसे एक रे ऐसे, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व करना ही नहीं था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा, क्योंकि इसके पैरेलल ये वाला रे और इसके पैरेलल ये वाला रे। ठीक है, तो ये दोनों जितना एंगल बनाएंगे ये दोनों भी उतना ही एंगल बनाएंगे, अल्फा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो बात करेंगे लेटरल शिफ्ट की। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।